रोहित सरदाना जो गुजर गए, आज तक में काम करते थे, उनके शो में सीधे सीधे सामने दूसरे विचारों के लोग बैठे हुए, उन्होंने सीधे मीनाओं पे सवाल खड़ा किया। मैंने उनसे कहा कि अच्छा आप ये कहना चाहते हैं तो बताइए कि हमारे कितने उद्योगपति हैं, जो टॉप उद्योगपति है देश के, क्या 500 में से कोई मीना है? कोई भी नहीं। इस देश में इतने सारे विश्वविद्यालय हैं, उनमें से कितने वाइस चांसलर मीना हैं? एक भी वाइस चांसलर नहीं। इस देश में इतने सारे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, कितने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मीना जज है? एक भी नहीं। जो टॉप लीडरशिप है, जो सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय है, क्या वो मीनाओं को दिए जाते हैं? और मीनाओं के बच्चे अगर संघर्ष करके कुछ अर्जित कर रहे हैं, कुछ नौकरियां पा रहे हैं, तो वो आपकी आंखों में चुभ रहे हैं। आप हमारा 3 पीढ़ी पहले का इतिहास देखिए, आप अभी को देख रहे हैं कि अच्छा मीना आगे चले गए। और इवन रवीश कुमार ने जब ये गुजरों के आंदोलन का मसला हुआ, आप में से कुछ लोग जानते होंगे, गुजरों ने एसटी में आरक्षण के लिए आंदोलन किया 2008-9 के आसपास। उन दिनों रवीश ब्लॉग लिखते थे, उस ब्लॉग में उन्होंने लिखा कि मुझे फील्ड से पता चला है कि भील और मीना के बीच में कौमा लगने से मीनाओं को आरक्षण मिल गया। मैंने उनसे कहा एकदम भ्रांत बात है, इसको हटाइए अपने ब्लॉग से आप, क्योंकि असल बात यह है कि हम में से भी बहुत सारे लोग हमारे आरक्षण के इतिहास को नहीं जानते, अपने समाज के बारे में, आदिवासी समाज के बारे में सजग नहीं है। यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ कि हमारे समाज के लोग तो हैं, लेकिन मैं चाहता था कि 12 में कोई कार्यक्रम हो तो उसमें हमारे सहरिया साथी भी होने चाहिए, क्योंकि हमको आदिवासियों को सही पर्सपेक्टिव में, सही परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। मैं हमेशा से इस बात की परवाह नहीं करता कि कुछ लोगों को बुरा लगेगा, जैसे टीवी एंकर जो चैनल के मालिक है वो बुरा मान जाएंगे, मान जाए तो मान जाए, न बुलाएं, लेकिन जो बात मुझे कहनी है, जो समाज के हक में है, वही बात मैं कहता हूँ। और जब आदिवासी समारोह में जाता हूँ तो हमेशा मैं निवेदन करता हूँ कि मंच पर महिलाएं होनी चाहिए, क्योंकि आदिवासियत की पहचान महिलाएं हैं। आप महिलाओं को कम से कम 50% तो मजबूरी वाली बात कह रहे हैं आप, पर अपनी इच्छा से ही आपको आधी से ज्यादा मंच पर महिलाएं रखनी चाहिए। और जहां पर आदिवासियों के दूसरे समूह हैं, जैसे यहाँ पर सहरिया हमारे पास में है, अगर कोई कार्यक्रम उदयपुर संभाग में कहीं भी होता है तो भील हमारे पास में है, उनको हमेशा हमको मंच पर रखना चाहिए, अपने साथ रखने चाहिए। और जब भी कोई आंदोलन करें तो उनके सवालों को हमारी मुख्य लिस्ट में शामिल करना चाहिए, उनके नेताओं को हमारे साथ में रखना चाहिए, तभी हम एक दूसरे का विश्वास अर्जित कर पाएंगे। और ये मीनाओं को आरक्षण कोई कौमा लगने से नहीं मिला है, इसलिए खासतौर पर जो शिक्षित लोग हैं, आप में से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो पहली पीढ़ी या दूसरी पीढ़ी पढ़ने वाली है और उनके बच्चे हमारे समाज के इतिहास के बारे में नहीं जानते। वो सोचते हैं, जब उनसे कोई कहता है कि तुम लोग आदिवासी हो, तो उनको बड़ा अटपटा लगता है कि हम कहाँ आदिवासी है, हम तो बढ़िया कपड़े पहनते हैं। आज से आप 20-25 साल पहले की बात करें तो आज राजस्थान में हमारे समाज के जितने लोग खुद को आदिवासी पहचान के साथ में चिन्हित अपने आप को बताने लगे हैं, उनसे 20-25 साल पहले पूछते आप, मैंने पूछ करके देखा, आप उनसे कहते कि आप आदिवासी हो, तो वो कहते कि नहीं तुम हो गए आदिवासी, हम तो नहीं है आदिवासी, क्योंकि अपने बारे में कुछ जानते ही नहीं है, कभी हमको बताया ही नहीं गया, हमारा इतिहास नहीं बताया गया, हमने खुद जानने की कोशिश नहीं की और आज भी नहीं जानना चाहते। आज भी हम क्या करते हैं, हमने मान लिया कि जो पढ़ाई है, पढ़ाई किस लिए, कि नौकरी पाने के लिए। नौकरी एक बार मिल गई, उसके बाद कहते हैं कि अब क्यों पढ़ रहे हो, अगर कोई पढ़ता हुआ बच्चा मिल जाए हमको तो कहेंगे क्यों पढ़ रहे हो भाई, तुम्हारी तो नौकरी लग गई है। पढ़ाई का संबंध नौकरी से नहीं है, पढ़ाई का संबंध सीखने से है। जैसे आप बैठे बैठे मोबाइल को स्क्रॉल करते रहते हैं, रील देखते रहते हैं, व्हाट्सएप के मैसेज पढ़ते रहते हैं, उनको बेवजह फॉरवर्ड करते रहते हैं, उनके तथ्यों की जांच किए बिना। ऐसे आप थोड़ा समय पढ़ाई के लिए निकालिए, कम से कम देश के आदिवासियों के बारे में जानिए, अपने समाज के बारे में जानिए, अपने पुरखों के बारे में जानिए, और उनके बारे में कभी हमको नहीं बताया गया है। इवन हमारे सबसे बड़े पुरखे, ऐसे पुरखे जिन्होंने देश के निर्माण में योगदान दिया। आप लोग बिरसा मुंडा का नाम जानते हैं, लेकिन बिरसा मुंडा ने किया क्या, ये अधिकांश लोग नहीं जानते। जब ये सवाल पूछा जाता है कि भाई आदिवासियों के अंबेडकर कौन है, क्योंकि अंबेडकर को सब जानते हैं, तो आदिवासियों के अंबेडकर कौन है, तो लोग कहते हैं कि भाई हम अंबेडकर के जैसा बिरसा मुंडा को खड़ा कर सकते हैं। लेकिन बिरसा मुंडा की भूमिका अलग थी। आपसे कोई कहे कि अच्छा बिरसा मुंडा ने कौन सी किताबें लिखी है, तो आप कहेंगे कि हाँ किताबें लिखी होंगी, हमने शायद नहीं पढ़ी है। वास्तव में बिरसा मुंडा ने कोई किताब नहीं लिखी, क्योंकि बिरसा मुंडा मात्र 25 वर्ष की आयु तक जिए
और वो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, मिशन स्कूल से पढ़े थे, लेकिन उन्होंने आदिवासी अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, एक गुरिल्ला लड़ाई लड़ी और उसमें उनको फाइनली जेल में बंद कर दिया गया, वहीं पे मार दिया गया और वो सिर्फ 25 वर्ष जिए। लेकिन उनके संघर्षों का परिणाम ये हुआ कि जब बिरसा मुंडा का उलगुलान नाम से उन्होंने आंदोलन किया, उनके आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज सरकार को छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट लाना पड़ा, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, जिसमें पहली बार ये लिखा गया कि आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकते, आदिवासियों की जमीन मनमाने ढंग से सरकार नहीं ले सकती, उसके लिए आदिवासियों की सहमति जरूरी है और खासतौर पर उसको ऐसे क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता। आप आज देखते होंगे कि आदिवासियों की जमीनें दूसरे लोग नहीं खरीद सकते। कुछ लोगों को जो उस तरह के बिजनेस माइंडेड लोग हैं, हमारे समाज में ऐसे लोग भी पैदा हो गए जो पूंजीवादी किस्म के हैं, तो उनको बड़ा अटपटा लगता है कि अच्छा आदिवासियों की जमीन क्यों नहीं खरीद बिक्री होती। लेकिन ये आदिवासियों के लिए एक अधिकार दिया गया और इसके लिए बहुत सारे पुरखों ने संघर्ष किया। तो बिरसा मुंडा का तो ये इतिहास हुआ कि उन्होंने लड़ाई लड़ी, लेकिन एक दूसरे हमारे पुरखे हैं जिनका नाम है जयपाल सिंह। जयपाल सिंह जिन्होंने देश के आदिवासियों की आवाज भारत की संविधान सभा में बुलंद की। उस संविधान सभा के बारे में भी हम नहीं जानते। मैं नए साथियों से, हमारी नई पीढ़ी के साथियों से ये निवेदन, समस्त मीना समाज की तरफ से कुछ पंक्तियां अर्पित करेंगे कि अग्नि परीक्षा में तब कर तुम निकले, अग्नि परीक्षा में तब कर तुम निकले, तो जनमानस ने तुम्हें ताज दिया, ताज नहीं अपनी दुखती रगों को एक नया अंदाज दिया। ताज स्वागत करें, हार्दिक अभिनंदन। आदरणीय, आपने आकर के इस कार्य हर जगह पर आयोजित किए जा रहे हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक। जहां भी हमारे समाज के 2, 4, 10 लोग मिलते हैं तो वो एक संगठन बनाते हैं और फिर उसके आधार के बैनर तले वो कोई ना कोई कार्यक्रम जरूर करते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, इस तरह का प्रतिभा सम्मान समारोह करते हैं, स्नेह मिलन करते हैं और साथ ही साथ वो कोशिश करते हैं कि ऐसा कुछ हो जिससे आने वाली पीढ़ियों को मोटिवेशन मिले। और मुझे भी संवाद के लिए बुला लेते हैं तो बहुत सारे कार्यक्रमों में जाने का अवसर मिलता है, आप सबसे संवाद करने का अवसर मिलता है। मैं समाज का एक छोटा सा हिस्सा हूँ, आप सबकी तरह बहुत ही सामान्य पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ हूँ, किसान परिवार से, सामान्य पृष्ठभूमि, हिंदी माध्यम से पढ़ करके। और आज उन्होंने मेरे विश्वविद्यालय का नाम अभी परिचय में थोड़ा गलत बोल दिया। मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हूँ जो दिल्ली में है और भारत सरकार की रैंकिंग में हमेशा ऊपर रहता है। ये मेरे लिए सौभाग्य है कि मैं उस विश्वविद्यालय में पहले मुझे उसमें पढ़ने का अवसर मिला। काम करते हैं तो आपकी प्रतिभा पर हमेशा संदेह खड़ा किया जाता है। आप दूसरे के बराबर काम करेंगे और आपके पीठ पीछे कहा जाएगा देखो कोटे से आ गया है, रिजर्वेशन से आ गया है, SC ST वाला है, कुछ आता नहीं है इसको, हमेशा ये कहा जाता है। इसलिए आप अपने काम से साबित कीजिए कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आपसे अच्छा कोई नहीं हो सकता। मुझे देख के बहुत खुशी हुई, कि हमारे नंद किशोर जी यहाँ बैठे हुए हैं, स्टेशन डायरेक्टर। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई सेवानिवृत्ति के 2 साल बाद उनको फिर से बुलाए और कहे कि आपसे अच्छा कोई स्टेशन डायरेक्टर नहीं हो सकता, आप इस वक्त को सुशोभित कीजिए। नहीं, सेवानिवृत्ति के बाद में किसी को अगर एक्सटेंशन मिलता है तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मिलता है, पूरी सेवाएं, पूरी सुविधाएं फिर से नहीं मिलती है। लेकिन आदरणीय डॉक्टर नंद किशोर जी को फिर से कोटा का स्टेशन डायरेक्टर बनाया गया। इनके काम के बदौलत इतनी मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं, और जब आप मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे तो कोई भी आपकी सारी मुश्किलें छोटी हो जाएंगी, कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। आप देखिए कि जो आरक्षण के माध्यम से हम आते हैं, हमारी बहुत कमजोर पृष्ठभूमि है, तो उस पृष्ठभूमि की वजह से कई बार हमको थोड़ा हीनता बोध भी होता है, लगता है हम तो गांव के रहने वाले हैं, हम तो किसान परिवार के हैं, हम तो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, हम कैसे आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं अपने उदाहरण के माध्यम से आपको बता सकता हूँ कि हिंदी मीडियम, किसान बैकग्राउंड और ग्रामीण पृष्ठभूमि के बावजूद आप दुनिया में जो चाहे वो कर सकते हैं। मैं वहीं से निकला, मेरे पिताजी तो जब मैं BA में पढ़ता था गुजर गए, लेकिन उसके बाद भी मैंने पढ़ाई जारी रखी
और आज मैंने न केवल देश के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा हूँ, बल्कि मैंने दुनिया के बेहतरीन विश्वविद्यालय में पढ़ाया है। और इसी अप्रैल में फिर मैं इटली में पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। वहां पर तो कोई आरक्षण नहीं है। दुनिया के दूसरे विश्वविद्यालयों में, इटली में जिन्होंने मुझे चुना पढ़ाने के लिए, उन्होंने लिस्बन में, पुर्तगाल में मेरा एक लेक्चर सुना। उस लेक्चर को सुनकर के उनको लगा कि ये हमारे विश्वविद्यालय के लिए सूटेबल है, और उन्होंने मुझे विजिटिंग प्रोफेसर बनाया। इसलिए मित्रों, जब आपने किसी भी क्षेत्र में आप काम करेंगे, तो उसमें अगर आप मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे तो हमेशा उसको सम्मान मिलेगा, हमेशा उसको आगे का रास्ता मिलेगा। मुझे जानकर बहुत खुशी हुई, नंद किशोर जी ने बताया कि इनके कोई रिलेटिव वर्ल्ड बैंक में काम करते हैं। बहुत सारे लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका में चूंकि मैं कुछ बीमारी के बारे में मैं ढूंढ रहा था, कुछ रिसर्चर्स को ढूंढ रहा था, पता चला हमारे समाज के कई लोग अमेरिका में पोस्ट डॉक्टरेट के रूप में अच्छा रिसर्च कर रहे हैं, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में बहुत अच्छा रिसर्च कर रहे हैं। वहां तो कोई रिजर्वेशन नहीं है, वहां वो अपनी प्रतिभा के दम पर पहुंचे हैं। ये प्रतिभा आपको कहीं भी ले जा सकती है, आपकी मेहनत कहीं भी ले जा सकती है। इसलिए दूसरे समुदायों से हमको ज्यादा मेहनत करनी है और अपने आप पे यकीन रखना है। कई लोग अंग्रेजी की वजह से डर जाते हैं। खासतौर पे मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ, ठीक है, हमारे घर परिवार में हम लोग अंग्रेजी नहीं बोलते, मैं भी अपने बच्चों के साथ अंग्रेजी बिल्कुल नहीं बोलता, लेकिन अंग्रेजी के हौवे से, अंग्रेजी के डर से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अंग्रेजी कुछ नहीं है, मैं भाषा ही पढ़ाता हूँ। और भाषा पढ़ाते वक्त मुझे पता चला कि हिंदी अंग्रेजी से बहुत मुश्किल भाषा है, अंग्रेजी बहुत आसान भाषा है। मैंने पहली से लेकर पीएचडी तक सब कुछ हिंदी माध्यम में किया, लेकिन आज मैं रिपब्लिक तो अंग्रेजी का चैनल है, जब मैं विदेश में पढ़ाता हूँ तो मुझे हिंदी में थोड़ी पढ़ाने दिया जाता है, अंग्रेजी में पढ़ाता हूँ, लेकिन कभी कोई मुश्किल नहीं होती। इसलिए अंग्रेजी के डर को अपने दिमाग से हटा दीजिए। हमारी समस्या है कि हम घर में नहीं बोलते, आपस में बोलने के लिए ऐसा माहौल नहीं है, इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। तो वो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आपका डेवलप हो जाएगा। आप जब बोलना शुरू करेंगे, जैसे विदेशी लोग हिंदी बोलते हैं तो वो क्या शुद्ध हिंदी बोलते हैं, या जब हम खुद भी हिंदी बोल रहे होते हैं तो क्या हमेशा शुद्ध हिंदी बोलते हैं? नहीं बोलते। जैसे मर्जी आए वैसे बोलते हैं। ऐसे अंग्रेजी भी जैसे मर्जी आए वैसे बोलिए, और धीरे धीरे आप बोलने लग जाएंगे और फर्राटेदार बोलने लग जाएंगे। कोई मुश्किल नहीं है। आजकल तो यूट्यूब पे एक से एक फ्री में ऐसे सेशंस हैं, ऐसे कोर्सेज हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक भारत सरकार का प्लेटफॉर्म है स्वयं नाम से, मेरा भी हिंदी के बारे में उसमें एक कोर्स चलता है, लेकिन मैंने देखा उसमें कि अंग्रेजी और दूसरी भाषाएं वहाँ फ्री में सीख सकते हैं। और बहुत बड़े प्रोफेसर से, जो आईआईटी के प्रोफेसर है, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के प्रोफेसर है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, ऐसे प्रोफेसर फ्री में वहां पर अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। उनसे अंग्रेजी सीखिए, बहुत आसान है और कोई भी मुश्किल नहीं है। एक बात और आखिर में कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज को कुछ चीजों पर काम करने की आवश्यकता है। ये तो व्यक्तिगत बात हुई, व्यक्तिगत उत्थान की बात हुई, कैसे कर सकते हैं। आप लोगों ने इस माइक के माध्यम से आप लोगों ने तय कर लिया तो हमारे समाज को और ऊंचाई से ले जा सकते हैं। जैसे हमारे नुक्ता प्रथा है, पहले से बहुत खत्म होगी, लेकिन बिल्कुल बंद करनी है। आप लोग ऐसा तय करो, अगर कोई के ज्यादा पैसे खर्च करना है तो उसके गांव में स्कूल बना दो उसके नाम से, तो मैं कह रहा हूँ बहुत शानदार, बहुत जानदार काम हो जाएगा। वही बात सगाई होती है, उस सगाई में इतनी फेरावनी लाते हैं, इतनी गाड़ियां, इतना तंबू, इतना टेंट लगाते हैं, और जाते हुए कह रहे हैं मजे ना आए। कभी भी नहीं कहा जाते हैं कि मजे ना आए। तो ये फालतू बातें हैं। उधर के मीनाओं ने, दूसरा की तरफ मीनाओं ने डीजे बंद कर दिया, नुक्ता बंद कर दिया, ये सब बंद कर दिया। सीधी शादी, शानदार शादी, बिना पैसे की शादी। और वो जो पैसा बचता है, आप अपना स्कूल, अपना कॉलेज, हमारा छात्रावास बनना चाहिए, इसमें उनको पैसा लगाना चाहिए, उसमें होना चाहिए, दौड़ उसमें होना चाहिए। आज इस मंच के माध्यम से कम ऐसे मंच के माध्यम से एक निर्णय तो तय करना चाहिए, एक तो घंट मानना चाहिए, एक तो शोभन करना चाहिए कि इस 12 जिले में अगर कोई बेटा आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, तो मैं कहता हूँ उसका रिजल्ट आते ही और उसके मम्मी पापा को शानदार 100 गाड़ियों के साथ से गाँव में स्वागत करने जाना चाहिए। मैं कहता हूँ ये परंपरा डाल दो, हमारे एरिया में आईएएस आरपीएस बड़े अधिकारी की लाइन लग जाएगी। क्योंकि हमारे मीना तो अपने मीना तो पटेल बड़ा बस ऊंची करवाई चाले थे, तो अपने गाड़ी ले जाकर वहाँ की मुझे ऊंची करनी पड़ेगी, वहाँ पटेल बनाना पड़ेगा, जब पटाओगा तो अभी बात हुई थी छात्रावास की, और छात्रावास में जैसे मांग उठी कि सब छात्रावास आ गए, तो एक मैं यहाँ से बेटा देख रहा था
सबने हाथ खड़े किए थे। और इस मंच के माध्यम से आप हाथ खड़े करते हो और फिर के भूल जाते हो। मैं कहता हूँ आप लोगों ने फाइल चलाई नहीं, आपको किसी अधिकारी कर्मचारी ने मना किया हो तो हमारी गलती है। आप केवल मंच में से बात करते हो, फाइल बनाते नहीं हो, फाइल चलाते नहीं हो और फिर कहते हो अपना आप छात्रावास बन जाएंगे। कैसे छात्रावास नहीं बनेगी? आपको छात्रावास की कमेटी, अलॉटमेंट कमेटी डिसाइड करना पड़ेगा, फिर वो फाइल चलाएंगे और फाइल चलाने के बाद अगर कोई अधिकारी कर्मचारी उसको रोकता है बिना समाज के नाम पर तो हम दो विदाई नहीं, कुछ भी काम के लिए हम आपके साथ यहाँ से लगाकर जयपुर तक खड़े हैं, लेकिन आप विधिवत तरीके से उसको फाइल को चलाओ। ये IAS कलेक्टर साहब बैठे हैं, मैडम भी बैठी है कि नीम के बिना कुछ नहीं हो सकता। अब आप कहो कि भाई साहब ऐसे काम न चल तो मैं ले आओ टेंडर, भूमि माता में समय बना लो, करने कब्जो कर लिया, उससे काम नहीं चलेगा। नियमानुसार करना पड़ेगा। उसमें हमको पैसा देना है, विधायक से पैसा लेना है, सांसद से पैसा लेना है तो नियमानुसार अलॉटमेंट करना पड़ेगा। मैं इसलिए आप इस पर भी ध्यान दो, इस पर भी आप मेहनत करो। ये प्रोग्राम तभी सफल होगा। इस प्रोग्राम के माध्यम से हमें स्वागत किया, सम्मान किया, से कुछ नहीं होने नहीं है। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी बनी, लेकिन मैं सबको ये निवेदन करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ, उसी यूनिवर्सिटी का उपयोग तब होगा जब प्रत्येक विधानसभा में छात्रावास बन जाए। हमारा बेटे पार्टी पढ़ेगा वहाँ जगह पड़ेगा, नहीं तो हमको कुछ नहीं मिलने वाला। नाम हमारा हो गया कि कोटा डिवीजन में यूनिवर्सिटी है और पढ़ने वाले दूसरी जगह के। हेलो, आवाज नहीं आ रही, मेरा नमस्कार। और कोई बाइक नहीं, जितनी बधाइयाँ मुझे मिली है, फिर बार बार वो सिलसिला चलता ही जाता है। और जितना प्यार आप लोगों ने दिया है उसके बाद तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। 2012-13 में मेरा एडिट हुआ था, तब मैं शायद दूसरा या तीसरा ही यहाँ से जो आईआईटी में गया होगा, तीसरा। तब ये समस्या थी कि बच्चे आईआईटी मेडिकल कॉलेज में नहीं जा पाते थे। अब तो सिलसिला शुरू हो गया कि लोग जाते हैं, अच्छा खासा संख्या में लोग अभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं पूरे इंडिया में। और अब उस तरह की समस्या नहीं रहेगी।